हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मेट्रो बैंक वनडे कप का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और वारविकशायर के बीच में। अभी तो चलो T20 मैचेस हैं और 100 शुरू हो चुका है आज से, तो इसके बीच में लोग इस टूर्नामेंट के बारे में ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा जाता है हमारे लिए। एक तो वनडे मैचेस होते हैं, मतलब 50 ओवर का मैच, जो जनरली हमारा स्ट्रेंथ होता है। T20 से बेहतर हम यहाँ पे एनालिसिस कर पाते हैं, और क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा टाइम भी मिलता है और ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है अपना टैलेंट और अपने पोटेंशियल को शो करने के लिए। और ऊपर से बड़े बड़े नाम यहाँ पे नहीं खेलते हैं, तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो है इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नाम नहीं हैं तो रेडीमेड इंफॉर्मेशन या रेडीमेड टीम सिलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले कुछ मैचेस तक तो यहाँ पे सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपने बराबर से काम करके नहीं रखा होगा तो इसलिए हम यहाँ पे हैं और देखते हैं कि क्या कर पाते हैं हम यहाँ पे। पहला मैच है, मतलब ड्रीम इलेवन ने इसी मैच को पहले दे रखा है। पहला मैच तो नहीं है, एक मैच डे में बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं। ये मैच होने जा रहा है एसेक्स और वारविकशायर के बीच में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मेट किस तरीके से होता है, तो 9 टीमों की टेबल इधर भी होती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवीजन होता है, नॉर्थ ग्रुप साउथ ग्रुप में नहीं। ग्रुप ए की जो लास्ट 2 या 3 टीम्स हैं, 2 टीम शायद, वो चले जाते हैं ग्रुप बी में, ठीक है। और ग्रुप बी के जो टॉप के 2-3 टीम होते हैं वो आ जाते हैं ग्रुप ए में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने मिल जाएगा। पिछले सीजन में एसेक्स ने ख़त्म किया था अपने ग्रुप ए के आखिरी पायदान पर, और वारविकशायर ने ग्रुप बी के पहले स्थान पर ख़त्म किया था। लेकिन शायद कोई नॉकआउट मैच हुआ होगा जिसकी वजह से वारविकशायर प्रमोट नहीं कर पाई खुद को, लेकिन एसेक्स नीचे उतर गई है। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में, जहाँ पे आप एसेक्स के वाइट रेडेड लास्ट वाले मैचेस भी होते हुए देखते हैं। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हेड टू हेड वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वारविकशायर यहाँ पे 3-1 से आगे है, लेकिन इन मैचेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आखिरी हेड टू हेड अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा 2016 में, ठीक है। और 2016 मतलब समझ ही सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है उन मैचेस के बारे में बात करने का, 8 साल पुराना हो चुका है। तो बीच में ये दोनों टीमों के बीच में कोई भी मैच नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो के दौरान हमारे पास हेड टू हेड का कुछ भी नहीं होगा। कुछ हद तक करंट फॉर्म, वो भी ज़्यादा नहीं है। पिछले सीजन के कुछ मैचेस हुए हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, पिछले सीजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, और कुछ कॉमन सेंस जो हमें ग्राउंड में मैचेस देख के फॉलो कर सकेंगे हम, उनके बारे में बात करेंगे। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो अगर आप देखोगे तो सेकेंड लास्ट सीजन में काफ़ी बढ़िया गया था, 4 करके मैचेस खेलने मिलता है। 2022 में जो 4 मैचेस खेले थे इसने 3 उनको जीत दर्ज हुआ था, लेकिन पिछले सीजन में बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा। और अभी भी जो प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेले हुए हैं वहाँ पे भी हमें यही चीज़ देखने मिला। पिछले सीजन में अगर आपने एसेक्स को फॉलो नहीं किया होगा तो मैं बता दूं कि एसेक्स की टीम बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही थी बॉलिंग से। बैटिंग में इनके पास काफ़ी नीचे तक डेप्थ रहा है। बैटिंग चलो उतना बुरा भी नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन बॉलिंग बहुत ख़राब रहा है। और रिसेंटली जो प्रैक्टिस मैचेस भी खेले होंगे जिन्होंने, जहाँ पे काफ़ी कम स्टैंडर्ड की टीम्स के साथ इनका मैच हुआ, वहाँ पे भी इन्होंने भर भर के रन कंसीड किए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे भी आ जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे भी वो चीज़ दिख जाएगा। देखो बैटिंग में उतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। 2 प्लेयर्स हैं, इनमें से नोआ था, यानी अंडर 19 प्लेयर है, अंडर 19 इंग्लैंड की टीम में खेलते हैं। बॉलिंग पे अगर आप आ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने विकेट्स निकाला था वो थे आरन बियर्ड। लेकिन आप एवरेज नोटिस कर सकते हो कि हर 31 रन देने के बाद उनको 1 विकेट मिलता है। अगर आप कंपेयर करोगे वारविकशायर के हाईएस्ट विकेट टेकर के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 13 का औसत, यहाँ पर 31 का औसत। वारविकशायर की तरफ से क्या रहा है कि इनके तरफ से 2-3 प्लेयर्स, बैटिंग से 2 प्लेयर्स, बॉलिंग से 2 प्लेयर्स या 3 प्लेयर्स, इन्होंने ही मिलके पूरा काम जो है कर दिया था पिछले सीजन में। और उन्होंने जो सेमीफाइनल तक जगह बनाया था, या मेरे ख्याल से सेमीफाइनल फाइनल तक वो पहुंचे थे, वो उन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके ही पहुंच गए थे। लेकिन ऐसे टीम्स का जो कुछ प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, टीम परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता है, ऐसे टीम्स मोस्टली टूर्नामेंट जीतती नहीं है। और वारविकशायर के साथ भी वही हुआ। ग्रुप स्टेज में तो उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया था, जैसे कि आप देख भी सकते हो इधर कि उन्होंने पहले स्थान पे ख़त्म किया था, लेकिन नॉकआउट स्टेज में जाके उन्होंने दम तोड़ दिया। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एड बर्नार्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 77 का औसत, 9 में से 5 बार 50+ का स्कोर, बहुत बड़ी बात है ये। और विल रोड्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी। इसके अलावा भी 2-3 और बैट्समैन थे, जिनमें से येट्स थे, और भी कोई बैट्समैन थे जिन्होंने कुछ कुछ परफॉर्मेंस करा होगा। लेकिन यहाँ पे इन 1-2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके बैटिंग कंप्लीट हो गया। और बॉलिंग पे मेरे ख्याल से ओएच डाल भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में, ये आप समझ ही सकते हो। तो ये चीज़ें रही हैं। लेकिन
टूर्नामेंट जीतने के लिए ऐसे नहीं चलता है, आपको बहुत सारे परफॉर्मर्स रखने होते हैं, हर एक सिचुएशन के लिए हर एक परफॉर्मर का चलना ज़रूरी होता है, जो कि ये टीम नहीं कर पाई थी। हेड टू हेड का तो कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, ठीक है। पिछले सीज़न में 4 मैच हुए, उसके पहले वाले सीज़न में मतलब सेकेंड लास्ट सीज़न में 1 मैच हुआ, तो टोटल 5 मैचेस हमारे पास होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहला मैच है 2022 का। देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे रन्स बन रहे हैं, कौन कौन से परफॉर्मर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक दो परफॉर्मर का तो मैं आपको नाम नोटिस करवा भी दूंगा जो पुराने प्लेयर्स में से हैं, लेकिन ज़्यादा आपको कॉमन परफॉर्मर देखने नहीं मिलेगा। स्पेशली पिछले सीजन में आप समझ सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई है यहाँ पे। बॉलिंग तो अच्छी हुई ही नहीं है, बैटिंग में भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने नहीं मिला है, तो इसीलिए परफॉर्मर थोड़े से कम है। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। मैं अगर आपको एक समरी करवा दूँ कि 50 ओवर के कंपैरिजन में ये ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, ठीक है। 270-80 यहाँ पे विनेबल टोटल है मोस्ट ऑफ द टाइम। पेसर्स तो यहाँ पे चलो होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर तो हैं ही, लेकिन अगर आपके पास फिंगर स्पिनर भी सही से हैं तो वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यॉर्कशायर को खेलते हुए देखा था। यॉर्कशायर की तरफ से डोमिनिक बेस जो थे, डॉम बेस, उन्होंने यहाँ पे बहुत विकेट्स निकाले हुए हैं जितने ही मैच उन्होंने खेले हैं। तो ये पहला मैच तो है 2022 का, 240 बनाया था एसेक्स ने। वेस्टली, इस नाम को नोटिस करना, ठीक है। कल के मैच में आपके कुछ ओपोनेंट्स इनको ले सकते हैं, शायद कुछ लोग नहीं भी लें, लेकिन इनका इस ग्राउंड पे काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है। इनकी बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आ जाती है, क्योंकि स्पिनर्स का थोड़ा बहुत रोल है। और जब जब इन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया है, इनका रोल आप नोटिस कर सकते हो, 5 में से 4 बार ये परफॉर्म करते हैं बैटिंग फर्स्ट में। पेसर्स के 6, स्पिनर के 3 में से टॉम बेस का मैंने बताया अभी। यॉर्कशायर ने 19 ओवर के 6 विकेट्स गिर गए थे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्नेटर यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं पिछले 2 सीजनों की अगर हम बात करें तो। पिछले सीजन में वो खेले भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हाईएस्ट विकेट टेकर है, क्योंकि पिछले सीजन में जो बॉलर्स थे उनके बारे में जितनी कम बातें करें उतनी ही बेहतर। पिछले सीजन की मैचेस की बात करें तो देखो 237 बना था, काफ़ी कम स्कोर था। बियर्ड यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट, उधर बॉलिंग सेकंड, दोनों ही मैच में परफॉर्म उन्होंने करा। वेस्ली की बॉलिंग काम पे आई, हालांकि बैटिंग से वो कुछ नहीं कर पाया बैटिंग सेकंड में, लेकिन बॉलिंग काम पे आई। पेसर्स का अपर हैंड शुरुआती ओपनिंग बॉलर्स ने यहाँ पर खोल दिया था एसेक्स की बैटिंग को, तो कुछ भी नहीं हुआ। अगला मैच, हालांकि यहाँ पे एसेक्स ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी। वेस्ली मैंने बताया, पेपर ने भी कुछ मैचेस खेले थे, हालांकि अभी तो वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करना पड़ रहा था। चार्ली एलिसन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ स्कोर बनाए थे। बुटलमैन तो नहीं है। पेसर के 2 स्पिनर्स के 6 विकेट यहाँ पे, जिनमें से पार्ट टाइम स्पिनर ने भी यहाँ पे विकेट्स निकाले थे। मिडिल सिक्स चेस नहीं कर पाए वो काफ़ी आगे तक पहुंचने के बावजूद भी। बियर्ड यहाँ पे भी वो कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, कंसिस्टेंटली ये विकेट्स निकाल रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो। हार्मर और वेस्ली का यहाँ पे बॉलिंग भी काम पे आ गया। अगला मैच एसेक्स ने पहले बल्लेबाजी करी, काफ़ी कम स्कोर था इधर, इस बार वेस्ली नहीं चले, हालांकि बॉलिंग से विकेट निकाला था, तो वेस्ली को आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका रहता ही है। पेपर अवेलेबल नहीं है और दास का कोई कंट्रीब्यूशन। स्पिनर्स के यहाँ पर आपको रोल देखने मिलते हैं। डोमिनिक बेस इधर भी खेले थे यॉर्कशायर के होकर और चेस कर लिया था 46 ओवर में जाके, तो जो पार स्कोर हमने बताया 270 280 उससे काफ़ी कम था। अगर वो वैसे स्कोर बनता तो शायद वो जीत भी जाते। और लास्ट मैच जो है 259, ये भी थोड़ा कम ही स्कोर था, लास्ट बॉल पे जाके सर ने जीत हासिल कर लिया। नोआ थाइन, इस नाम को भी नोटिस करना, ये अंडर 19 प्लेयर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने रिसेंटली अंडर 19 टीम के होकर, और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। जमाल रिचर्ड्स, पेसर्स के 4, स्पिनर के 5। स्पिनर के आप देख रहे हैं ज़्यादा विकेट्स आ रहे हैं, स्पिनर्स कम खेलते हैं उसके बावजूद भी। 8 विकेट इधर गिरे, जहाँ पर बियर्ड कंसिस्टेंट है, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग सेकंड करा लो, ये विकेट्स में रहते हैं जमाल रिचर्ड्स के साथ एलिसन। तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। जमाल रिचर्ड्स के कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इनका भी है। बाकी बियर्ड वेस्ली का तो आपने देख ही लिया जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। स्नेटर पिछले सीजन में ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन सेकेंड लास्ट सीजन में जब वो खेले थे और ओवरऑल भी जब वो खेले हैं उनके परफॉर्मेंस रहे हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप नोटिस कर सकते हो। अगर हम समरी पे आ जाए तो 2 नाम मिलेंगे, वेस्ली और स्नेटर। स्नेटर पिछले सीजन में खेले नहीं हैं, उसके बावजूद भी इतने परफॉर्मेंस अच्छे हैं इनके। और वेस्ली का 53 का औसत, 7 में से 4 बार 50+ का स्कोर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैटिंग फर्स्ट में रन बनाते हैं, इनकी बॉलिंग भी काम पे आती है, तो वो भी एक बात है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड के तो कुछ है नहीं, तो यही हो गई चीज़ें जो हिस्ट्री में था। ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको ये फॉर्मेट में। रिकॉर्ड्स के मामले में हाइड्रेटेड से कंपेयर मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक तो ग्रुप सफलिंग होती रहती है, उसके बाद से 2019 से ये स्टार्ट हुआ है, 2019 भी नहीं, शायद 20 या 21 से स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, जितना है वो यही है। आ जाते हैं प्लेइंग 11 के बारे में बात करने के लिए। करंट फॉर्म कुछ भी नहीं है, जो आपने ब्लास्ट में देखा था वही करंट फॉर्म है, और शायद 1 या 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले होंगे, वो भी बहुत नीचे वाले टीम्स के अगेंस्ट में खेला है इन टीमों ने, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। मैं कुछ बातें बताता हूँ, फिर भी मैं फ़िलहाल के लिए अभी सुनते रहो।
येट्स और बर्नार्ड ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमजा शेख 4 पे भी आ सकते हैं, विल रोड्स 3 पे आ सकते हैं, तो ये सफल हो सकता है। बर्जेस, बेंजामिन, थियो वाइली ये जनरली बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इनको बॉलिंग मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लिंटॉट, बूथ और ओएच डल्बी और क्रेग माइल्स, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बर्नार्ड को तो लगना ही पड़ेगा, या परसेंटेज कैप्टन भी होने वाले हैं, पकड़ के चलो अभी के लिए। रोड्स बॉलिंग से ज़्यादा ना करें, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस इनका सही रहा है, पिछले सीजन में बॉलिंग भी करा सकते हैं। बर्जेस जितने कीपर्स होंगे उनमें से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। ये काउंटी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा है। T20 में उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन ये इस फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में हमेशा डिपेंडेबल होते हैं। बैटिंग फर्स्ट डेफिनेटली लेकर चल सकते हो आप। वाइल्डी का भी वही है, ये स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और मेरे ख्याल से दूसरा स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन यही दिखाएंगे लिंटॉट के बाद। ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, मतलब बैटिंग ही बेसिकली ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है इनको थोड़ा बॉलिंग ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। बूथ एक और अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। जनता क्या करेगी, जो अगर उनको बॉलर लेना पड़े ना, तो वो लिंटॉट के साथ जाएंगे, डाल्बी के साथ जाएंगे और शायद माइल्स के साथ जाएंगे। लेकिन बूथ एक बहुत अच्छे टैलेंट के तौर पे सामने आ रहे हैं। इन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी अच्छी बॉलिंग कराई, काउंटी में भी अच्छी बॉलिंग कराई। हाइड्रेटिव ब्लास्ट में इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला, एक मैच मिला था, 1 ओवर उन्होंने विकेट निकाला था। ये एक बॉलर है जिनको आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड। अगर आप समझ रहे हो कि आपको वार्विक के सपोर्ट में टीम बनानी है, जो कि आप डेफिनेटली बनाना चाहोगे भी शायद, और एसएस की बैटिंग उतनी अच्छी हुई भी नहीं है, तो ये एक अच्छे बॉलर हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ है। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे वो है लिंटॉट, लेग स्पिनर है तो छोड़ना सवाल पैदा नहीं होता। डाल्बी, बर्जेस कीपर सेक्शन में ऑलमोस्ट डिफॉल्ट पिक होंगे मेरे लिए, और बर्नार्ड। ये 4 मस्ट हैव है, या फिर ये रोड्स को भी पकड़ के चलिए 5 मस्ट हैव है। इसके साथ आप जिनको कंसीडर कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में वाइली, येट्स भी अच्छे ऑप्शन है, ये भी बॉलिंग करा सकते हैं, पता नहीं कराएंगे या नहीं, इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप वार्विक के सपोर्ट में टीम बना रहे हो तो शायद ये भी आपके कंसिडरेशन में आ रह सकते हैं। और यहाँ पे बूथ, माइल्स को लेना है तो माइल्स को बॉलिंग फर्स्ट में देना, बॉलिंग सेकंड में आपके पास बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं बैटिंग से या कहीं से और, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं है। ताजिम अली बेंच पे हो सकते हैं, जो मुझे लगता है नहीं खेलेंगे। अगर ये खेलते हैं तो ये भी अंडर 19 प्लेयर हैं, लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं। इस तरह से बात करें तो रॉबिन दास और निक ब्राउन, फिरोज खुशी रिसेंटली केंट के होकर खेल रहे थे वाइट रेड लास्ट में, और ये प्रैक्टिस मैच में बहुत बड़ा 100 लगा के आ रहे हैं। ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये एक बात है जो मुझे लगा बताना चाहिए। उसके बाद वेस्ली, एलिसन, नोआथाइन, जमाल रिचर्ड्स, वेनकिनस्टाइन, स्नेटर, एलिसन, बियर्ड, इनमें से जो प्लेयर्स आपके टीम में ज़रूर होंगे वो है वेस्ली, स्नेटर, आर्डन बियर्ड और वेनकिनस्टाइन को लेके चलना, क्योंकि ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं और रिसेंट टाइम्स में उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है। यंग है, अंडर 19 टीम का पार्ट है अभी भी, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है सीनियर लेवल में भी, और वाइट रेड लास्ट में भी ऑलमोस्ट रेगुलर थे ये, बॉलिंग भी अच्छी कराई, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, अच्छे ऑप्शन है। रिसेंटली इंग्लैंड अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच में एक वनडे मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, तो वहाँ पे नोआथाइन ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, ना सिर्फ उस मैच पे बल्कि पूरे सीरीज़ में ही, स्पेशली बैटिंग से। बॉलिंग का मुझे पता नहीं क्यों क्या करेगी टीम, लेकिन बैटिंग ही अच्छी कर लेते हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है। और जमाल रिचर्ड्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप कोर बनाना चाहते हो तो ये वेस्ली, वेनकिनस्टाइन, स्नेटर और बियर्ड, इन चारों के साथ कोर बना लेना। उसके बाद यहाँ पे नोआथाइन, रिचर्ड्स, एलिसन, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्स्ट्रा, अगर आपको एसिक्स की तरह से प्लेयर लेना है तो आप कंसीडर कर सकते हो। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें, वार्विक के होकर बर्नार्ड और ओएच डाल्बी के आसपास लोग जा सकते हैं। ओएच डाल्बी, मैं भी इसके अगेंस्ट नहीं होऊंगा, हालांकि एसेक्स की बैटिंग उतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे ऑप्शन है, और 10 ओवर की बॉलिंग करेंगे, 2-3 विकेट कहीं से निकाल लिया तो आपका तो काम बन जाएगा। उसके बाद लिंटॉट और येट्स, रिस्क में बूथ एक बहुत अच्छे ऑप्शन है बॉलरों में से। बर्जेस को आप देख सकते हो, ये कीपरों में से बेस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को अभी के लिए। वाइली अगर बैट फर्स्ट करते हैं अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करा लेंगे। एसेक्स की तरफ से वेनकिनस्टाइन और वेस्ली लॉजिकल कैप्टन है एसेक्स की तरफ से, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट करते हैं डेफिनेटली देखने लायक ऑप्शन ये बनेंगे। उसके बाद स्नेटर और थाइन, रिस्क लेना है तो बियर्ड एक ऑप्शन है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट निकाला है, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड। खुशी और दास में से खुशी को आप देख सकते हो, खुशी ने रिसेंटली बहुत बड़ा 100 लगा के रखा हुआ है। इस फॉर्मेट में अगर आपको खुशी और दास में से लेना है तो मैं खुशी को ही सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर दोनों में से किसी को भी नहा लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ खास ऐसा परफॉर्मेंस इनका आया नहीं है, और कल के मैच में इनको वन ऑफ द बेस्ट जो बॉलिंग लाइनअप है इस टूर्नामेंट में, उनके अगेंस्ट में खेलना है, तो इतना आसान तो होगा नहीं रन बनाना। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, यहाँ पर ऑब्वियसली आप 1-2 प्लेयर ज़्यादा ले सकते हो, एक प्लेयर का तो स्लॉट है ही, और एक प्लेयर और एक्स्ट्रा आप ले सकते हो वार्विक की तरफ से अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। मैंने उन्हीं प्लेयर्स को रखा है इसकी तरफ से जो मुझे दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। बियर्ड ही खाली है जो शायद मुझे बॉलिंग से ही पॉइंट दे, बाकी रिचर्ड्स, थाइन का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं अंडर 19 लेवल में।
बेनकेस्टाइन वेस्ली ये सारी बॉलिंग कराएंगे। लिंटॉट, ओएच डाल्बी और रोड्स मेरे लिए बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और बर्नार्ड भी हैं। रोड्स का गारंटी नहीं है लेकिन ये करा सकते हैं बॉलिंग। अगर यहाँ पे वार्विकशायर पहले बॉलिंग कराती है तो एक्स्ट्रा बॉलर के रूप में 2 बॉलर्स हैं, ऐड कर लेना। एक तो है बूथ, जो मैंने अभी बताया अभी, और दूसरे हैं यहाँ पे कितने गए, माइल्स। इन दोनों को ऐड कर लेना अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं तो, ठीक है। टीम आपको वार्विकशायर के सपोर्ट में ही बनानी चाहिए स्मॉल लीग में, क्योंकि उनके प्लेयर्स बेहतर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस बेहतर किया है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है इनके पास। एसेक्स को बहुत सारे यंग प्लेयर्स के साथ खिलाना पड़ रहा है, जिनको वो पूरे टूर्नामेंट में या पूरे समर में कहीं पे नहीं खिलाते हैं, इस टूर्नामेंट में मजबूरन खिलाना पड़ता है। कैप्टन मैक्सवेल चॉइसेस की बात करें तो ईजीएस्ट ऑप्शन यही है, बर्नार्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टन के लिए आप यहाँ पे डाल्बी के साथ जा सकते हो। रिस्क लेना है तो बूथ भी एक अच्छे ऑप्शन है। एसेक्स की तरफ से किसी को देखना चाहते हो तो दोनों ही ऑप्शन बचते हैं लॉजिकली, वेस्ली और करंट परफॉर्मेंस या मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करके बेनकेस्टाइन। यहाँ पे स्नेटर भी एक अच्छे ऑप्शन है, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इनको आप यहाँ पे थाइन की जगह पे दे सकते हो, क्योंकि थाइन का कोई गारंटी नहीं है कि ये बॉलिंग कराएंगे या नहीं। किधर गए ये, ठीक है, तो ये आप वो कर सकते हो। थाइन का वो है कि ये बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट देंगे, बॉलिंग का कोई गारंटी नहीं है। और क्योंकि आज के मैच में, मतलब इस वाले मैच में सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो आपको सिर्फ बैटिंग से कुशन देने का गारंटी दे, बॉलिंग से गारंटी ना दे, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने थाइन को इग्नोर किया इसी तरीके से, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर ही आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।